ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में हम जो मेथड्स हैं वो देख रहे थे, और मेथड्स में हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड देख लिया था। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली बार देखा। आज हम सेकंड पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो इससे पहले वाला जो हमने पार्ट है उसमें देखा था कि एक्सपेरिमेंटल का अर्थ क्या है, एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद उसकी परिभाषाएं, क्या क्या विशेषताएं उनमें होती हैं वो देखा था। आज हम ये किस प्रकार काम करता है ये देखते हैं। तो प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह, ये जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो ग्रुप्स पर काम करते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक है कंट्रोल ग्रुप। ठीक, तो कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने के लिए हमें दो परिस्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहली परिस्थिति में हम यह देखना होता है यदि कारण है तो प्रभाव होगा, तथा दूसरी परिस्थिति में हमें यह देखना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। इसी कारण प्रयोगात्मक समूह में दो समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह तथा दूसरा नियंत्रित समूह। यानी मान लीजिए आपने दो ग्रुप्स यहाँ पर ले लिए हैं, और दो ग्रुप्स में आपने जैसे 6 सेक्शन ए और 6 सेक्शन बी, इस प्रकार आपने दो ग्रुप लिए, और एक ग्रुप में आपने स्मार्ट टीवी लगा दी है, स्मार्ट टीवी के द्वारा आप उनको क्लास दे रहे हैं, और एक में आप साधारण बोर्ड पर आपने पढ़ाया है। तो आपने पहले से परिकल्पना लगाया कि जो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, स्मार्ट टीवी पर पढ़ रहे हैं, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट होगा, या उनका सीखने की क्षमता जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी, और जो ऐसे पढ़ रहे हैं उनका जो है उनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, जैसे उनका चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो इस प्रकार हम दो चीज़ों पर जो दो ग्रुप हैं वो रखते हैं, और दो ग्रुप में रखने के बाद हम किसी एक ग्रुप पर अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको करते हैं, और उसके बाद हम ये रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि इस ग्रुप पर हमने ये चीज़ों का प्रभाव देखा तो ये रिज़ल्ट मिला, जबकि दूसरी चीज़ में कोई हमने फेरबदल नहीं किया, तो वो जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो आपने स्मार्ट बोर्ड जो है आपने स्वतंत्र चर की जगह पर रखा, और स्वतंत्र चर का प्रभाव जो है वो बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर देखने को मिला। तो ये आप सिद्धांत के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में आप सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको आप दूसरा हम देख लेते हैं कि प्रयोगात्मक समूह क्या है। इस समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है, यानी आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको जो उसमें कोई चीज़ घटाएंगे या बढ़ाएंगे या फेरबदल करेंगे, और यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण हैं तो इसका प्रभाव होगा। यानी आपने उनको आपने क्या किया, आपने पादस्थ आसन दिया, और पादस्थ आसन देने के बाद आपने उनको कोई चीज़ रखी कि आपको 3 बार कराना है या 2 बार कराना है, या सुबह कराना है या शाम को कराना है या हफ्ते भर कराना है। तो इस प्रकार से आप ये जो है ये कारण हो गया, और इसका फिर प्रभाव जो है वो आप जिसको करा रहे हैं उसके ऊपर देखेंगे। दूसरा क्या है, नियंत्रित समूह यानी कंट्रोल ग्रुप। इस समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता, यानी जो जैसा है केवल आपको एक ग्रुप लेना है और उस पर कोई चीज़ का आपको कोई कार्य नहीं करना है, और यह सिद्ध किया जाता है कि यहाँ कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। अब हम इनके गुण देख लेते हैं कि क्या इनमें गुण होते हैं। तो प्रयोग एवं उसकी प्रक्रियाओं के वर्णन से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक विधि एक अत्यंत ही उपयोगी एवं श्रेष्ठ विधि है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है, प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठ निरीक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार एवं अंतर निरीक्षण द्वारा उसकी मानसिक अनुभूति दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी वस्तुनिष्ठ निरीक्षण यानी हमने किन्हीं चीज़ों के आधार पर हमने अवलोकन किया, उसके व्यवहारों को हमने देखा, और अंतर निरीक्षण यानी हम एक इतना सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि उसकी मानसिक अनुभूतियों को भी हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं।
इस प्रकार इस विधि में वस्तुनिष्ठ निरीक्षण एवं अंतर निरीक्षण दोनों विधियों का समन्वय है। फलस्वरूप मनुष्य के अनुभव एवं व्यवहार दोनों का अध्ययन संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु का सही अध्ययन इसी विधि द्वारा संभव है। यानी मैंने एक आपको एग्जाम्पल तौर पर बताया था कि किसी की हमको बुद्धि लब्धि देखनी है ना, तो बुद्धि लब्धि हम कैसे देखेंगे, हम उसकी बुद्धि का बुद्धि जो है कैसे मेज़र करेंगे, तो बुद्धि जो है एक अंतर निरीक्षण उसका कैसे होगा कि पहले तो हम उसको कोई चीज़ स्वतंत्र चर के माध्यम से उसमें कोई जोड़ तोड़ करेंगे और उसका प्रभाव हम बुद्धि लब्धि पर देखेंगे। तो कैसे, डायरेक्ट तो आप देख नहीं सकते, तो क्या कराएंगे आप, उसका या तो इंटरव्यू कराएंगे या एग्ज़ाम होगा या कोई क्वेश्चनर भरवाएंगे, उसके माध्यम से आप, तो इसमें क्या होगा, उसके व्यवहार और जो है उसकी मनोभाव दोनों आप जो है उसको अनुभव कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में इसको बहुत ही वैध और बहुत ही अच्छी विधि इसको माना गया है और ये एक लोकप्रिय विधि भी है। दूसरा क्या है, चूँकि प्रयोग नियंत्रित अवस्था में किया जाता है इसलिए इस विधि से प्राप्त परिणाम निष्कर्ष अत्यधिक सही, वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। नियंत्रण यानी आपने कोई भी चीज़ कंट्रोल कर रखी है कि जो है, जैसे आपने कोई एक स्कूल के क्लास के बच्चों पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्लास के जो बाहर का जो माहौल है उसको आप कंट्रोल करेंगे कि उसका इफ़ेक्ट जो है क्लास के बच्चों पर ना पड़े। तो ये हो गया कंट्रोल स्टडी, यानी आपने उनको नियंत्रित कर रखा है और उसके बाद आप कोई चीज़ है उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होंगे और रिलायबल होंगे। प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों को नियंत्रित या स्थिर रखकर उन्हें प्रभावहीन बना दिया जाता है। तो ये वही बात है कि हम क्लास पर जब चर्चा कर रहे थे कि क्लास पर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मान लीजिए कोई आवाज़ बाहर से आई और किसी बच्चे का ध्यान वहाँ चला गया, तो क्या होगा कि वो जो है जिस बात पर हम उस पर प्रभाव देखना चाहते हैं वो उस तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम उन आवाज़ों को कंट्रोल करेंगे या बाहर से जो भी प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे या रोक देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही विश्वसनीय आएगा। तीसरा बात करते हैं कि इस विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अध्ययन की परिस्थिति को जब और जितनी बार चाहें हूबहू दोहराकर प्राप्त परिणाम की सत्यता को बार बार जांच सकते हैं। अतः इस विधि से प्राप्त परिणामों को सत्यापित करने की पूरी गुंजाइश है, जो वैज्ञानिक अध्ययन का एक प्रधान गुण माना जाता है। यानी केवल ऐसा नहीं कि एक बार आपने रिसर्च कर ली किसी चीज़ पर तो वो दोबारा नहीं की जा सकती, आप उसको आप दोबारा भी कर सकते हैं, उस रिज़ल्ट को आप पुनः दोहरा सकते हैं, आप उसका फिर से एक मापन कर सकते हैं कि हाँ ये वास्तविकता में ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने मयूर आसन का डाइजेस्टिव सिस्टम पर आप इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं और आपने इससे पहले भी कई सारे रिसर्च यदि हो चुके हैं, तो आप एक नया टॉपिक या किसी नए व्यक्ति को लेकर जो है आप रिसर्च कर सकते हैं और उसको वापस आप ये स्थापित कर सकते हैं या वापस सिद्धांत दे सकते हैं कि ऐसा किन परिस्थितियों में वैलिड है या किन परिस्थितियों में वैलिड नहीं है। तो आप जो है जो शोध हो चुका है उस शोध को हूबहू वैसा का वैसा दोबारा उसको दोहराकर उन परिणामों को जो है उनका जो रिलायबिलिटी है उनकी या उनकी वैलिडिटी है उनको आप चेक कर सकते हैं। चौथा क्या है कि प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त प्रदत्त गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो गुणात्मक यानी उनके अंदर गुण भी होगा और वो परिणाम देने वाले भी होंगे। अतः इनके आधार पर मानव व्यवहार से संबंध ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तथा उनके संबंध में सामान्य नियम भी बनाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम को अधिक विश्वसनीय एवं सार्थक बनाने हेतु समान अवस्था में एक से अधिक व्यक्तियों पर प्रयोग किए जाते हैं और जब सभी से करीब करीब समान प्रदत्त प्राप्त होते हैं तब प्राप्त परिणाम को विश्वसनीय एवं प्रमाणिक माना जाता है। मान लीजिए कि आप मयूर आसन का डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो क्या आप एक व्यक्ति या 5 व्यक्तियों पर करके आप इस बात को साबित नहीं कर सकते। आपको कम से कम 50 व्यक्तियों को लेना पड़ेगा और 50 व्यक्तियों के बाद जब उसमें से 40 या 45 व्यक्तियों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तभी इस परिणाम को आप
बिल्कुल सही मानेंगे, या उस जो है आपकी जो रिसर्च है वो एक्सेप्ट होगी कि हाँ वास्तव में जो है मयूर आसन का इफेक्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि पांचवा क्या है। इस विधि का उपयोग सामान्य, असामान्य, बच्चे, प्रौढ़ एवं बूढ़े सभी प्रकार के व्यक्तियों एवं पशुओं पर उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं के अध्ययन हेतु किया जा सकता है। अतः इसमें व्यापकता का गुण है। यानी आप एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है, वो आप किसी भी व्यक्ति पर आप दोहरा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कोई यौगिक अभ्यास का जो है वो आपने इफेक्ट जो है वो महिलाओं पर देखा है। अब एक बार महिलाओं पर हो गया है तो उसी चीज़ को आप पुरुषों पर दोहरा सकते हैं, या उसी यौगिक प्रैक्टिस को आप बच्चों पर दोहरा सकते हैं, या उसी यौगिक प्रैक्टिस को आप बुज़ुर्ग लोगों पर दोहरा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो एक मेथड को कई लोगों पर दोहरा कर उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो परिणाम है उनका आप अध्ययन कर सकते हैं, उनकी जो वास्तविकता है उस पर आप अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या माना गया है, व्यापक माना गया है। ये बहुत बड़ा है, आप बड़े स्तर पर इसको देख सकते हैं और ये उपयुक्त भी है। सातवां, यह सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिक विधि के सारे गुण पाए जाते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके, यानी जब हम इस रिसर्च को करते हैं तो क्या करते हैं, हम परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेते हैं, या हम पहले से एक योजना बनाते हैं, उस योजना के थ्रू हम काम करते हैं और एक प्रोग्रेस यानी एक प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को किया जाता है। तो क्या होता है, इसको क्या माना गया, वैज्ञानिक माना गया है। साइंटिफिक रिसर्च है, ये साइंटिफिक मेथड है जिसको हम, क्योंकि हम इसमें गणित का भी यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स लगाते हैं और स्टैटिक्स के माध्यम से हम रिजल्ट सामने रखते हैं, तो ये बहुत ही वैज्ञानिक और प्रमाणिक है। आठवां हम देख लेते हैं, इस विधि की महत्ता इससे भी प्रमाणित हो जाती है कि किसी भी विचार या सिद्धांत के पक्ष में चाहे जितने भी प्रमाण हों, एवं सिद्धांत या विचार तब तक प्रमाणिक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रयोगात्मक निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य उसके पक्ष में ना मिले। तो ये वही बात है कि हमने कितने भी सारे रिव्यू पढ़े, यानी बहुत सारे रिसर्च हमने देखे, लेकिन जब तक हम उसको खुद से प्रयोग में नहीं लाएंगे या उससे खुद से जब तक यूज़ नहीं करेंगे या उपयोग नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने त्राटक का जो है एकाग्रता पर पढ़ा कि भाई त्राटक करने से एकाग्रता बढ़ती है, तो ये हमने पढ़ा है और ये हमने बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च भी देखे हैं, लेकिन इसको हमने वास्तविकता पर इसको तभी हम मानेंगे जब हम इसको खुद प्रयोग करेंगे या इसको खुद एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको देखेंगे। तो ये यही कहना चाहता है कि इसके जो रिज़ल्ट हैं हम तभी मान सकते हैं, ये सिद्धांत तक हम तभी जा सकते हैं जब हम इसे खुद उपयोग करें। अब हम बात कर लेते हैं सीमाएं या दोष यानी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन इसमें होती है। तो पहला है कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी, यानी व्यवहार परक विज्ञानों में प्रयोगात्मक शोध की आलोचना कृत्रिमता के आधार पर की गई है। यहाँ अध्ययन परिस्थिति को शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न करता है, स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर को क्रमशः परिचालित किया जाता है और मापन किया जाता है। इस प्रकार वे वास्तविक प्रसंग से अलग हो जाते हैं और अवास्तविक या कृत्रिम बन जाते हैं। प्रयोगशाला प्रयोग में यह दोष अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ कठोर नियंत्रण रहता है। कृत्रिमता यानी कि बनावटीपन, यानी मैंने पहले से जो परिकल्पना लगाई कि इस चीज़ का इसका इफेक्ट ऐसा पड़ेगा और मैंने उसी आधार पर स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करा और उसी आधार पर मैंने आश्रित चर पर जोड़ तोड़ किया। मैंने अपने हिसाब से जैसा जो लगाना है गणित लगा लिया और उसके हिसाब से जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो रिसर्च जो है वो मैंने लिख दी। तो ये क्या होगा, ये इसमें एक बनावटीपन आ जाएगा, ये वास्तविकता नहीं होगी, ये वैध नहीं होगा और इसमें रिलायबिलिटी भी नहीं होगी और ऐसे रिसर्च का जो है वो समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसके रिजल्ट गलत जाते हैं, ये उपयोगी नहीं होता है और ऐसे में हम क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं वो गलत होगी। और क्या होता है कि
लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, यानी जब हम प्रयोगशाला में जब ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ों में हम कंट्रोल रहते हैं, और कंट्रोल रहने के बाद भी हम उन सब चीज़ों को जो है व्यवस्थित तरीके से नहीं करते हैं, बनावटी पनाम दिखाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई चीज़, जैसे मार्केट में मेडिसिन आई है और उस मेडिसिन पर आपने काम नहीं किया है अच्छे तरीके से, केवल आपने ऐसे ही उसको ज़बरदस्ती जो है वो कुछ भी सुन के या कुछ भी देखकर आपने वो मेडिसिन बना दी और उसको दे दिया। यदि आपकी रिसर्च गलत हुई है तो वो जो मेडिसिन है वो समाज के लिए एक गलत साबित हो सकती है, वो हानि पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार का जो रिसर्च है इसमें एक दोष पाए जाते हैं, या इसमें एक ये समस्या है कि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक गाइडेंस के माध्यम से ये रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा हम बात कर लेते हैं लचीलापन का अभाव, यानी करलिंगर के अनुसार प्रयोगात्मक शोध में लचीलापन का अभाव रहता है। तो यहाँ परिशुद्धता, यानी परिशुद्धता के अधिक होने के कारण लचीलापन स्वतः घट जाता है। यानी परिशुद्धता मतलब हम जो रिसर्च करेंगे वो एक साइंटिफिक मेथड है, एक योजना है, एक नियोजन है, नियोजन के आधार पर हम उसको करेंगे, एक प्रक्रिया है, किस किस तरीके से हम जाएंगे, कैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेंगे, कैसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफेक्ट देखेंगे। तो एक साइंटिफिक मेथड के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो लचीलापन कम हो जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड स्टडी है। शोधकर्ता के लिए यह संभव नहीं होता कि वह आवश्यकता के अनुसार अपनी कार्यविधि में परिवर्तन लाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। वही है कि मैं जो रिजल्ट चाहता हूँ बस वो मैंने साबित कर दिया, ऐसा नहीं। वास्तविकता में जो रिजल्ट आया है, क्योंकि मैं एक प्रोग्रेस से गया हूँ और एक प्रक्रिया के माध्यम से गया हूँ, और जो मैंने रिसर्च किया है उस रिसर्च का जो रिजल्ट आया है वही वास्तविक रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मैंने सामने प्रदर्शित कर दिया। इस प्रकार के इसमें कमी रहती है, यानी अभाव रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमित क्षेत्र। तो प्रयोगात्मक शोध का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है, ऐसे शोध के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है, अतः यह शोध ऐसी परिस्थितियों में संभव नहीं होता है जहां नियंत्रण का अभाव होता है। रेवर एंड रेवर ने भी कहा है कि प्रयोगात्मक शोधों की तुलना में अप्रयोगात्मक शोधों की तुलना में प्रयोगात्मक शोध जो है तो उसका क्षेत्र जो है वो स्थित होता है, यानी कम होता है। तो क्या बताना चाहते हैं कि हम जिन पर प्रयोग कर रहे हैं वहाँ यदि हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम जहाँ हम परिस्थितियाँ जो हैं वो कंट्रोल नहीं है या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका जो लिमिटेशन है, यानी एक स्कोप जो है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, ये बड़े स्तर पर नहीं है। आप किन्हीं जहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं वहीं पर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा क्या है कि प्रयोगात्मक पर्यावरण का सत्याभास। प्रयोगात्मक शोध के साथ एक कठिनाई यह है कि प्रयोग के समय पर्यावरण को विकृत या उटपटांग प्रतीत नहीं होना चाहिए, बल्कि संगत, तर्कपूर्ण तथा सच्चा प्रतीत होना चाहिए। प्रयोगात्मक पर्यावरण के विभिन्न घटकों में समग्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, समान संदर्भ ढांचा होना चाहिए और पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रयोज उसमें सन्निहित महसूस कर सकें। लेकिन इस प्रकार के प्रयोगात्मक पर्यावरण का निर्माण करना बहुत कठिन होता है। इस कठिनाई के कारण शोध परिणाम की विश्वसनीयता संदिग्ध बन जाती है। तो इसमें क्या है कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं या आप जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करेंगे, वो प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होना चाहिए जिसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, यानी उसे आप आसानी से रिसर्च उस पर करने लायक हो, या आपको ज़्यादा उस समस्या उसमें पैदा ना हो, या आपने एक ऐसा एरिया लिया है जहाँ पर आपको रिसर्च करने में हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार के आपको लेना है। दूसरा क्या है, आप जो चीज़ें आप ले रहे हो, आप ऐसी चीज़ें ना लो कि उसमें उटपटांग लगे, यानी आप जब उसको प्रस्तुत कर रहे हो तो उसमें मैनिपुलेशन ना लगे कि भाई आप बेवकूफ़ किसी चीज़ को जो है आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपने गलत जो है वो उटपटांग कुछ भी लिख दिया है, या आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कि आप तर्कपूर्ण, यानी आप उस पर तर्क दे पाओ कि हाँ ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये इस आधार पर लिखी है, इस बेसिस पे लिखी है, या इसके पीछे ये रेफरेंस है, ये कार्य पहले हो चुका है, इस कार्य को होने के आधार पर मैंने ये चीज़ों का चयन किया है। तो
जो चीज़ें हैं वो सच्ची होनी चाहिए, सच्चा प्रतीत होना चाहिए। और दूसरा संगत, यानी लगना चाहिए कि आपका ये जो रिसर्च है इसके आधार पर आपने ये व्यवस्थित यानी ये चीज़ें आपने सही ली हैं और आप इनको उपयोग में ला सकते हैं। और क्या है कि सहजता होनी चाहिए, यानी आप उस चीज़ को आराम से कर पाएँ। और एक संदर्भ ढांचा यानी एक रेफरेंस के साथ में, हाँ आप रेफरेंस, वैलिड रेफरेंस दीजिए कि ये कार्य पहले हो चुके हैं और इस आधार पर मैंने इन चीज़ों का चयन किया है। और दूसरा क्या है, तो ऐसी चीज़ों को क्या होता है कि बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसको सब चीज़ों को ढूंढने में, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, सही चीज़ें लगाने पर कौन सी चीज़ें कैसे उपयोग होंगी, इनमें क्या होता है बहुत कठिनाई होती है, बहुत काम करना पड़ता है, समय भी लगता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं कठिन भी कही गई हैं। और ऐसे चीज़ों को यदि इनमें गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें विश्वसनीय नहीं होंगी और ये जो है वो हमारी जो रिसर्च है वो एक प्रकार से वैलिड नहीं मानी जाएगी। यदि मैं साइंटिफिक बेसिस से या पूर्व नियोजन से नहीं करता हूँ या फिर रेफरेंस के साथ में नहीं करता हूँ तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल एक वैध उसको मैं नहीं बोलूँगा और वह एक विश्वसनीय नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हम यदि सामने रख देते हैं तो उनका तथ्य जो है या रेफरेंस जो है वो आवश्यक है। पांचवा बात करते हैं जटिल सामाजिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त। यानी सामाजिक समस्याएं जब अधिक जटिल होती हैं, यानी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हैं, तो उन ऐसे टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो क्योंकि उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि नियंत्रण कंट्रोल जो है उनका अभाव रहता है और नियंत्रण के अभाव में प्रयोग विधि का व्यवहार संभव नहीं हो पाता है। यानी जब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वहाँ पर नहीं लगा सकते। और जो है समूह गति की, यानी जो ग्रुप हैं उन ग्रुपों में क्या है कि डायनामिक है, वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उनमें एक सामंजस्य नहीं है। तो जहाँ सामंजस्य नहीं है वहाँ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही कठिन कार्य है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, उनके जो आपस में इंटरेक्शन है वो ठीक प्रकार का नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनमें आप एक्सपेरिमेंटल करना बहुत ही कठिन होता है या अनुपयुक्त, यानी होता, मतलब इसको कर तो सकते हैं लेकिन एक प्रकार से बहुत ही कठिन कार्य। और ऐसे चीज़ों में रिसर्चर को एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे लोग मतलब जो रिसर्चर है वो ऐसे टॉपिक्स को कम चुनता है। व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त। प्रयोगात्मक शोध का एक दोष यह भी है कि यह व्यवहारिक सामाजिक समस्या के समाधान में सहायक नहीं है। सांप्रदायिक दंगे, जातिगत दंगे, वर्ग संघर्ष, वेश्यावृत्ति आदि अनेक व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए प्रयोगात्मक शोध उपयुक्त नहीं है। कारण, इन समस्याओं का समाधान नियंत्रित पर्यावरण में संभव नहीं है और न यहाँ प्रयोगात्मक पर्यावरण का सत्याभास ही संभव है। तो ये तो आप समझ गए हैं कि सांप्रदायिक दंगे यानी कि जो ज़बरदस्ती के कोई भी चीज़ हो रही है यानी दंगे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर यदि आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो आप भी जाकर उसमें प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हो। या जातिगत दंगे हो रहे हैं तो इन पर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप भी प्रॉब्लम्स में पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं ये व्यवहारिक नहीं हैं, तो इन पर आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड, आप ऑब्जर्वेशन मेथड तो कर सकते, मतलब मेथड तो लगा सकते हो, लेकिन इन पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं प्रयोगकर्ता का पक्षपात। तो क्या है, ये असंबद्ध चरों को नियंत्रित करने के लिए लाख प्रयास करने के बाद भी शोध परिणाम पर प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता के पक्षपातों के प्रभावों के पड़ने की संभावना बनी रहती है। रोजेनाथल के अनुसार अपने शोध को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्णय से प्रभावित होकर प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने निरीक्षण, प्रदत्त संग्रह यानी जो ऑब्जर्वेशन है, डाटा कलेक्शन है तथा उनके विश्लेषण एवं निरूपण एनालिसिस और ट्रीटमेंट में अशुद्धियां कर सकता है। इसी प्रकार प्रयोगकर्ता की प्रत्यक्षा यानी का प्रभाव भी शोध परिणाम पर पड़ सकता है। मान लीजिए कि कोई रिसर्चर है, उसे अपना रिसर्च करना है, अब रिसर्च करने में उसको टाइम लग रहा है, उसका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है उसको करने में, तो वो क्या करेगा, अपने जो उसने डाटा कलेक्शन किया है उसके जो नंबरिंग है उसमें कम ज़्यादा फेरबदल कर सकता है,
या ऑब्जर्वेशन जो उसने किया था उन घटनाओं को कुछ बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो अपने हिसाब से बना सकता है। तो ये जो रिसर्च होंगी ये वैलिड नहीं होगी, यानी ये जो इसके जो परिणाम होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, वो केवल मनगढ़ंत एक कहानी हो चुकी है, या उसमें वैलिडिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। ये केवल एक जो है वो पक्षपात हो जाएगा कि जो रिसर्चर है उसने भावुकतापूर्ण अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए जैसा चाहा वैसा उसको तैयार कर दिया, तो ये इस प्रकार की जो रिसर्च होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो ये जो है प्रयोगकर्ता का जो है पक्षपात कहा जाता है। तो ये इसमें लिमिटेशन है। मैं आशा करता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को मैं आपको समझा पाया हूँ, और यदि आप कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं तो आप बुक्स पढ़िए, आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।